हेलो स्टूडेंट्स, आपको मैं पिछले वीडियो में न्यूमेरिकल्स कुछ चालू कर चुका था। तो उन्हीं न्यूमेरिकल्स को मैं आपको आगे बढ़ाते हुए मैं पहले आपको सुबह 6वें नंबर का न्यूमेरिकल मैंने बताया था। अब देखिए, आपकी बुक में 7वें नंबर पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है कि कोई यौगिक है और उसमें दो प्रकार के तत्व हैं, M एवं N। यौगिक दो प्रकार के तत्व M और N से मिलकर बना हुआ है और इसमें आगे कह रहा है कि तत्व NCCP संरचना बनाता है। NCCP संरचना बनाता है और M के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को अध्यासित करते हैं। तो यौगिक का सूत्र बताइए। इसमें दो तत्व हैं, M और N। N द्वारा CCP संरचना बनती है। M क्या करता है? चतुष्फलकीय रिक्तियों का 1/3 भाग अध्यासित करता है, मतलब ढकता है। यानी जो जितनी भी रिक्तियां होंगी उनमें से केवल 1/3 भाग में जो है आपका M आएगा, बाकी की रिक्तियां 2/3 भाग जो होंगे वो रिक्त रहेंगे। देखिए, CCP संरचना का मतलब हुआ FCC, इसका दूसरा नाम होता है FCC। और FCC संरचना आप लोग पढ़ चुके हैं, उसमें कणों की संख्या निकाली जा चुकी थी 4। देखिए, इस प्रकार मैंने बताया था। आठ कोने पर कण, ये कोने वाले 8 हो गए और 6 फलकों के केंद्र पर होंगे, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, फ्रंट पर और बैक पर। अब कोने वाले कणों की संख्या होती है, एक कोने वाले कण को गिना जाता है 1/8 और कोने वाले कणों की कुल संख्या है यहाँ पर 8। कोने वाला एक कण गिना जाएगा 1/8 और इस तरह के कोने वाले कणों की संख्या है 8। फलक के केंद्र वाला कण गिना जाता है 1/2 और फलकों पर उपस्थित कणों की संख्या हो गई 6। 6 फलकों के केंद्र पर कण मौजूद है। अब आप इसको जब हल करेंगे तो कणों की टोटल संख्या आएगी 4। कणों की टोटल संख्या होगी 4। तो इसको आप देखिए, N की, इसका हल अपन निकाल रहे हैं। ये तो प्रश्न हो गया। N की संख्या बराबर 4। कैसे? क्योंकि N क्या बना रहा है? फलक केंद्रित घन संरचना या घनीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाता है। तो N की संख्या हो गई 4। अब चतुष्फलकीय रिक्तियां क्या होंगी? देखिए, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है 2n। n का मतलब कणों की संख्या, और कणों की संख्या क्या आ रही है? 4। तो कुल रिक्तियां हुई 8। संरचना में रिक्तियों की संख्या हो गई 8। लेकिन हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि M चतुष्फलकीय रिक्तियों का 1/3 भाग ढकता है। यानी M की संख्या अब बेटा देखो, M की संख्या कैसे निकाली जाएगी? M की संख्या निकालने के लिए रिक्तियों की संख्या है 8 और कितना भाग ढका? 1/3। अगर रिक्तियां 8 होंगी तो 8 रिक्तियों में से 1/3 भाग ढका जाएगा, बाकी भाग रिक्त रहेगा।
यानी 8/3। अब आप देखो n की संख्या हो गई 4, n की संख्या हो गई 4 और m की संख्या हो गई 8/3। तो अब हम इसमें कैसे निकालें इसको? m अनुपात n। यौगिक का सूत्र बनाने के लिए सदैव अनुपात निकाला जाता है। m अनुपात n, m की संख्या आ रही है 8/3 और n की संख्या आ रही है 4। अब इसको आप हल करिए। बेटा 3 जो है इसको हटाने के लिए हम क्या करें? दोनों साइड 3 का गुणा कर दें। इधर भी 3 का गुणा कर दीजिए, इधर भी 3 का गुणा कर दीजिए। तो इधर वाला 3 तो हो जाएगा कैंसिल। ये हो गया 8/12 बराबर 2/3। तो यौगिक का सूत्र बनेगा m के कितने परमाणु आ रहे हैं यहाँ पर? 2, m2 और n के परमाणुओं की संख्या आ रही है 3। तो यौगिक का सूत्र हो जाएगा M2N3। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है इस सवाल को हल कर सकते हैं। एक बार दोबारा देखें, हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि आपका यौगिक जो है दो तत्व M और N से मिलकर के बना है। उसमें M के द्वारा फलक केंद्रित घन संरचना या घनीय निबिड़ संकुलित संरचना का निर्माण होता है। M चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को ढकता है। तो यौगिक का सूत्र क्या है? तो हल कैसे करेंगे आप? सबसे पहले निकालिए आप n की संख्या। n की क्यों निकाली? जिससे कि हमें कणों की संख्या मालूम पड़ेगी। कणों की संख्या से हमें मालूम पड़ जाएगा चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, क्योंकि m किस में जाएगा? चतुष्फलकीय रिक्ति में। तो हमने सबसे पहले निकाली n की संख्या। फलक केंद्रित घन संरचना में संख्या कैसे निकालते? कोने वाला 1/8, कोनों की संख्या 8 प्लस फलक के केंद्र वाला 1/2, फलकों की संख्या 6, टोटल हो गया 4। अब चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर होती है 2n। तो n मतलब कणों की संख्या 4, टोटल रिक्तियां हो गई 8। m के लिए क्या बताया कि 1/3 भाग को ढकता है। रिक्तियां हैं 8, 8 का 1/3 भाग ढकेगा, यानी 8/3 संख्या m की जो संख्या प्राप्त होगी वो 8/3। अब m और n का अनुपात ज्ञात कर लीजिए। m का हो गया 8/3, n का हो गया 4। सरल करने के लिए हमने 3 का गुणा दोनों साइड कर दिया, 3 और 3 कैंसिल। 8/12 बराबर 2/3 और m के परमाणु हो जाएंगे 2 और n के परमाणु की संख्या हो जाएगी 3। अब बेटा देखिए इसके बाद 8वां क्वेश्चन आता है। इसका 8वां प्रश्न है, देखिए इसमें आपको कण का मोलर द्रव्यमान दे रखा है। मोलर द्रव्यमान कैपिटल M 2.7 10⁻⁻² किलोग्राम प्रति मोल, ये तो है मोलर द्रव्यमान। फिर इसमें भुजा की लंबाई या किनारे की लंबाई दे रखी है 405 पिकोमीटर। किनारे की लंबाई 405 पिकोमीटर दे रखी है। कोष्ठिका का घनत्व दे रखा है 2.7 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर। ये इसमें घनत्व का मान दिया हुआ है। और अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि कोष्ठिका की प्रकृति क्या है। कोष्ठिका की प्रकृति, देखिए प्रश्न में आपको कह रहा है एक घनीय कोष्ठिका है। घनीय कोष्ठिका में जो कण उपस्थित हैं उन कणों का द्रव्यमान तो है, उसका
मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान मतलब परमाणु भार, या कण अगर परमाणु के रूप में है तो परमाणु भार का मान ये, कण अगर अणु के रूप में है तो अणु भार का मान ये है। किनारे की लंबाई 405 पिकोमीटर है। घनत्व दिया है कोष्ठिका का ये, और ये पूछ रहा है कोष्ठिका की प्रकृति क्या है। प्रकृति क्या होने से मतलब है कोष्ठिका का प्रकार क्या है। कोष्ठिका सरल प्रकार की है कि कोष्ठिका फलक केंद्रित है कि कोष्ठिका काय केंद्रित है, ये चीज आपसे यहाँ पर प्रश्न के माध्यम से पूछी गई है। अब हम कैसे निर्धारित करें? इसको निर्धारित करने के लिए हम कोष्ठिका में कणों की संख्या का निर्धारण करते हैं। इसके निर्धारण के लिए क्या किया जाएगा? कोष्ठिका में उपस्थित कणों की संख्या का निर्धारण किया जाएगा। अगर कण की संख्या आती है 1, तो सरल कोष्ठिका में केवल एक ही कण होता है। कण की संख्या आती है 2, तो कोष्ठिका आपकी काय केंद्रित भी हो सकती है और आधार केंद्रित भी हो सकती है। और अगर कणों की संख्या आती है 4, तो उस अवस्था में कोष्ठिका जो है वो आपकी फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका हो। तो इस तरह से हम यहाँ प्रकृति का निर्धारण करेंगे, यानी हमें कोष्ठिका में कणों की संख्या का निर्धारण करना। बेटा अपन ने पिछले वीडियो में कणों की इसमें कोष्ठिका के घनत्व को ज्ञात करने का सूत्र पढ़ा था, Zm AQ/Na। पहले यहाँ पर एक काम कर लेते हैं अपन, ये पिकोमीटर दिया हुआ है, इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। 405 पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12 मीटर। फिर हम इसको लिख सकते हैं 4.05 10⁻10 मीटर, ये आपका ए का मान। अब घनत्व को ज्ञात करने का फॉर्मूला आपने फॉर्मूला इसका निकाला हुआ है, Zm A³ Na। Z होता है कणों की संख्या। प्रकृति निकालने का मतलब क्या है? हम इसमें क्या निकालने जा रहे हैं? कणों की संख्या निकालने जा रहे हैं। तो अब इसमें Z बराबर हो जाएगा DAQ/Na अपॉन n। अब D का मान A³ और Na अवोगाद्रो संख्या। अब इसमें m का मान होता है, प्रश्न में दिया हुआ है 2.7 10⁻⁻। अब बेटा जब आप इसको हल करेंगे तो हल करने पर Z का मान आएगा 4। Z का मान 4 मतलब कणों की संख्या 4, एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या 4। और अगर एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या 4 है तो कोष्ठिका जो होगी वो होगी आपकी फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। अगर कणों की संख्या 4 प्राप्त हो रही है तो कोष्ठिका क्या होगी? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका होगी। एक बार हम रिवाइज करते हैं। प्रश्न में आपको दिया है मोलर द्रव्यमान, किनारे की लंबाई, घनत्व, और ये बताया है कि कोष्ठिका हमारी घनीय कोष्ठिका है। अगर कुछ भी नहीं कह रहा है तो हमें घनीय कोष्ठिका ही माननी है। कोष्ठिका हमारी घनीय कोष्ठिका। अब आपसे पूछा जा रहा है कोष्ठिका की प्रकृति क्या है, यानी कोष्ठिका कौन से प्रकार की कोष्ठिका है। तो कोष्ठिका का प्रकार ज्ञात करने के लिए, प्रकार को ज्ञात करने के लिए हम कोष्ठिका में उपस्थित कणों की संख्या का निर्धारण करेंगे। किसका निर्धारण करेंगे? कोष्ठिका में उपस्थित कणों की संख्या का। अब कणों की संख्या कैसे निकलेगी भाई? अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है D = Zm/AQ/Na। हमें कणों की संख्या यानी Z का मान निकालना है, तो DAQ/Na/n। इनके D का मान, फिर
ए का मान, फिर आवोगाद्रो संख्या और मोलर द्रव्यमान। इनको जब आप मिलाकर हल करते हो तो हल करने पर प्राप्त होगा 4, और 4 आने का मतलब हुआ कोष्ठिका जो होगी वो एक फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका हो। अब बेटा देखिए, इसके बाद में इसके आगे का न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें सोने की त्रिज्या दे रखी है 0.144 नैनोमीटर। गोल्ड है, गोल्ड का एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है 0.144 नैनोमीटर, और ये कह रहा है कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका है। अब आपसे पूछा है इसमें किनारे की लंबाई क्या होगी। प्रश्न में पूछा गया है किनारे की लंबाई का मान क्या होगा। देखिए बेटा, किनारे की लंबाई को किस प्रकार निकाला जाए। किनारे की लंबाई को निकालने के लिए हमारे पास संबंध है, 3 संबंध आपने पढ़े। एक संबंध अपन ने पढ़ा था r बराबर a/2, एक संबंध आपने पढ़ा था r बराबर a/2 अंडर रूट 2, और एक संबंध आपने पढ़ा है r इज इक्वल अंडर रूट 3/। हमको इसमें स्पेशली ये बात जरूर याद रखनी है कि कौन सी स्थिति में कौन सा संबंध काम में लेना। देखिए, पहला संबंध है सरल एकक कोष्ठिका के लिए, दूसरा संबंध है फलक केंद्रित कोष्ठिका के लिए, और तीसरा संबंध है काय केंद्रित एकक कोष्ठिका के लिए। सरल कोष्ठिका, फलक केंद्रित कोष्ठिका और काय केंद्रित कोष्ठिका, इन तीनों का ये अलग अलग संबंध होता है। इसमें गलती यही होती है कि अपने को पूछा कुछ जाता है, अपन उसमें बता कुछ देते हैं। तो ये फॉर्मूले अपने को याद होने चाहिए, इसके आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अभी हमारा प्रश्न क्या रहा है, फलक केंद्रित कोष्ठिका है और उसमें आपको निकालनी है किनारे की लंबाई। तो देखिए, सबसे पहले फलक केंद्रित के लिए हमारा संबंध कौन सा लगेगा, r इज इक्वल a/2 अंडर रूट 2। तो a इज इक्वल हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 r, 2 की जगह 2, अंडर रूट 2 की जगह 1.414, r का मान 0.144 नैनोमीटर। अब बेटा, जब आप इसको हल करते हो तो हल करने पर आता है 0.407 नैनोमीटर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो है इस छोटे से संबंध का प्रयोग करते हुए बड़ी आसानी से यहाँ पर किनारे की लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। एक बार प्रश्न में देखिए, प्रश्न में आपको दे रखा है सोने का परमाणु है, सोने के परमाणु की त्रिज्या दे रखी है 0.144 नैनोमीटर, और ये फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका का निर्माण करता है। इसमें आपको किनारे की लंबाई ज्ञात करनी है। तो किनारे की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 संबंध हैं, ये 3 संबंध, लेकिन अलग अलग स्थिति में अलग अलग संबंध। फलक केंद्रित कोष्ठिका कह रहा है तो फलक केंद्रित कोष्ठिका में संबंध होगा r इज इक्वल a/2 अंडर रूट 2। ये संबंध हो गया। हमें मान चाहिए a का, a इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 2 अंडर रूट 2r, 2 की जगह 2, अंडर रूट 2 का मान 1.414, r त्रिज्या, और इसको जब आप हल करेंगे तो 0.407 नैनोमीटर। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर किनारे की लंबाई का निर्धारण आसानी से इसमें कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें कह रहा है बेटा, एक घनीय ठोस
P एवं Q, क्वेश्चन नंबर 23 है। दो तत्व है P एवं Q से मिलकर के बना हुआ है। अब इसमें Q की स्थिति कह रहा है घन के कोनों पर, और P कह रहा है घन के केंद्र पर। तो इसमें बेटा दो प्रश्न पूछ रहा है। एक तो पूछ रहा है यौगिक का सूत्र क्या होगा, एक तो यौगिक का सूत्र पूछा गया, और ये पूछा गया कि दोनों की उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या के मान क्या होंगे। तो पहले तो हम प्रश्न को देखें। प्रश्न में पूछा है इसमें P को कह रहा है घन के कोनों पर, सॉरी Q जो है घन के कोनों पर है। कोने हो गए आपके 8, घन के 8 कोने हो गए, और P आपका है घन के केंद्र पर। P को हमने व्यक्त किया लाल वाले गोले से, और Q को हम व्यक्त कर रहे हैं काले वाले गोले से। अब आपको दो प्रश्न पूछे। इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा सूत्र। सूत्र कैसे निकालेंगे? आप निकालें सबसे पहले P की संख्या। अब बेटा P की संख्या क्या होगी? P की संख्या होगी आपके कोने वाला कण 1/8 होता है, सॉरी P की संख्या होगी यहां पर आपकी डायरेक्ट 1। कैसे? P कहां पर? संरचना के केंद्र पर। जो कण संरचना के केंद्र पर होता है उसका किसी अन्य के साथ कोई साझा नहीं होता, और जिस कण का साझा नहीं होता है उसको हम कितना गिनते हैं? 1। तो P की संख्या हो गई 1। फिर Q की संख्या। अब Q की संख्या क्या होगी? Q की संख्या होगी कोने पर है 1/8 गिना जाता है। कोने वाला प्रत्येक कण होता है 1/8। 1/8 इंटू 8 कैंसिल हो गया 1। तो P अनुपात Q हो जाएगा यहाँ पर 1:1, और इसके आधार पर सूत्र बनेगा PQ। तो आपका एक प्रश्न यहाँ पर हल हुआ। देखिए प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि एक ठोस है, घनीय ठोस, P और Q दो प्रकार के कण हैं। P है आपके घन के केंद्र पर और Q है घन के कोनों पर। हमने P को रेड वाले से दिखाया, Q को हमने ब्लैक वाले से दिखाया। तो सबसे पहले हमने निकाल लिया P की संख्या। जो कण घन के केंद्र पर होगा उसका किसी से कोई साझा नहीं होगा, और इसके कारण से उसकी गणना क्या आएगी? 1 आएगी। एक कण को हम 1 ही गिनते हैं। लेकिन कोने वाला जो कण होता है यानी Q, कोने वाला प्रत्येक कण 1/8 गिना जाता है, क्योंकि कोने का प्रत्येक कण 8 कोष्ठिकाओं के मध्य में साझे में रहता है। तो 1/8 इंटू 8, और 1/8 इंटू 8 को आप हल करोगे तो आएगा 1। P और Q का अनुपात हो गया 1:1, सूत्र हो गया PQ। अब इसमें एक प्रश्न पूछा है समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या। आप जरा देखिए P का एक कण कितने Q से घिरा हुआ है? P का एक कण 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल 8 कणों से घिरा हुआ है। तो P की उपसहसंयोजन संख्या 8। P की उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या का मान 8। क्यों? क्योंकि 4 कण ऊपर 4 कण नीचे। अब बेटा Q की उपसहसंयोजन संख्या क्या से निकलेगी? जब भी कोई यौगिक उसमें 1:1 होता है, अगर किसी यौगिक में अनुपात 1:1 है
तो उस अवस्था में समन्वयी संख्या का मान हमेशा बराबर है। पी और क्यू में अनुपात 1:1, तो पी की समन्वयी संख्या 8 होगी तो क्यू की समन्वयी संख्या भी 8 होगी। अगर अनुपात 1:1 है, अनुपात समान है, तो समन्वयी संख्या के मान भी 100% समान होंगे। तो इस तरह से बेटा हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं।